हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली एमबीबीपी, जिसके अंदर दोस्तों हम सेट प्रिपरेशन देखने वाले हैं। जैसे कि जो दोस्तों आपका सेट के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो आपके जो क्लास 9th और 10th में जो आप पढ़ रहे हो दोस्तों, उसी से रिलेटेड चीज़ें आएगी। ठीक है, तो इसी में दोस्तों हम आज फ्रांसीसी क्रांति देखने वाले हैं, जो कि आपके एक सिलेबस का भी पार्ट है। फ्रांसीसी क्रांति आपने जरूर इस चैप्टर को पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इससे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हर साल इससे आता ही आता है। ठीक है, तो अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो जो आपके फ्रांसीसी क्रांति से आने वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो भी आपके दोस्त एमबीबीपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि उन सभी का भी हेल्प हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो किस तरीके से आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, फ्रांस में 1773 से 1774 की अवधि में आतंक का शासनकाल को किसके नाम से जोड़ा जाता है। यानी कि जो 1773 से लेकर 1774 के बीच में जो आतंक का काल फ्रांस में आया वो किसने लाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए रोबेस्पियर है, नेपोलियन बोनापार्ट है, या फिर यहाँ पे ये लुइस सोल्वा है, या मिरोप है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक रोबेस्पियर ने क्या करा था, यहाँ पे आतंक का काल लेके आया था। ठीक है, हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करते हैं। देखिए जो जिस क्रांति जो होती है दोस्तों वो अपने आप नहीं हो जाती। ठीक है, उसके लिए क्या होती है, एक पृष्ठभूमि तैयार करी जाती है। पृष्ठभूमि कहने का मतलब क्या होता है, एक क्या होता है दोस्तों, एक प्रोसेस से जाती है तभी जाके क्या होता है, क्रांति होती है। ठीक है, अब देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तब वहाँ का राजा यानी कि राजा जो होता है दोस्तों, राजा कौन है दोस्तों, वहाँ पे लुई सोलवा क्या है, वहाँ पे राजा है। ठीक है, लुई सोलवा राजा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो फ्रांस का समाज है वो क्या है, 3 वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 वर्ग कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, पादरी। पहले पादरी जो चर्च में जो जो दोस्तों प्रीस्ट का काम करते हैं, पुजारी का काम करते हैं, उसे पादरी बोलते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, कुलीन वर्ग है। ठीक है, कुलीन वर्ग कहने का मतलब जो सेनापति में काम कर रहे हैं, जो नगर के प्रशासनिक चीज़ों को देख रहे हैं, जो राजा के करीब, उसे कुलीन बोलते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है दोस्तों, जनसाधारण व्यक्ति। ठीक है, मतलब तीसरा जो जनसाधारण व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, टैक्सेशन सिस्टम होता है। तो इन दोनों को विशेष अधिकार मिला हुआ है, छूट मिला हुआ है, किससे, कर से। यानी कि ये जो टैक्स है वो नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो जनसाधारण है इसके पास क्या लगा हुआ है दोस्तों, टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, कि इसको टैक्स देना है। तो यानी कि पूरा देश का जो टैक्स है वो कौन दे रहा है, सिर्फ जनसाधारण लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी जब जब ये लुईस सोलहवें गद्दी में बैठता है तो अभी ये देखता है दोस्तों, किसी जो जो राज खजाना होता है, ठीक है, जो राज का खजाना होता है वो खाली होता है। तो ये चाहता है कि टैक्स को बढ़ाया जाए। ठीक है, और टैक्स को बढ़ाने के लिए क्या करता है, एक असेंबली बुलाता है, यानी कि ये नेशनल असेंबली बुलाता है। ठीक है, तो नेशनल असेंबली में क्या होता है दोस्तों, ये तीनों लोग जो होते हैं, तीनों लोग अपने अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। जैसे कि आप इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को चूज करते हो ना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये तीनों लोग क्या करते हैं, अपने अपने कैंडिडेट को भेजते हैं। ठीक है, जब ये असेंबली में पहुंचते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है इनसे कि बताओ टैक्स बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं होते। ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं टैक्स बढ़ाने के पक्ष में नहीं होते। और प्लस ये होता है कि दोस्तों इनके साथ में दुर्व्यवहार करा जाता है, इनको बैठने के लिए भी जगह नहीं दिया जाता है। ठीक है, बोलते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं और हमें बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये नेशनल असेंबली छोड़ के निकल जाते हैं। मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये नेशनल असेंबली से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और नेशनल असेंबली से बाहर निकलने के एक टेनिस की ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पे खुद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद वहाँ पे क्या होता है, एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ बोलते हैं कि जब देश का जो शासन है वो किससे चलेगा, संविधान से चलेगा, किसी राजा से नहीं चलेगा। ठीक है, जो फ्रांस के अंदर जो राजतंत्र था वो कैसा था, निरंकुश था, यानी कि राजा की जो इच्छा होती थी वही क्या होता था, कानून होता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से और भी चीजें हम रिकैप करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की राज क्रांति किस ईस्वी में हुई, यानी कि फ्रांस की जो क्रांति है दोस्तों वो कौन से ईस्वी में हुई। तो 1789 में। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो भी आपको सही लगता है उस पर जरूर निशान लगाइए। ठीक है, अपने कॉपी पे। ठीक है, और उसके बाद मैं आंसर तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ मैच करके देखिए। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलेगा दोस्तों, बस्तिल का जो पतन है वो कब हुआ, यानी कि बस्तिल का जो किला था दोस्तों उसको कब ढाया गया। ठीक है, तो ये कब ढाया गया था दोस्तों, 20 जून 1789 में। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। देखिए बस्ती का किला को क्यों ढाया गया, क्योंकि बस्ती का किला जो था दोस्तों क्या था, राजा का निरंकुश का प्रतीक था। निरंकुश का प्रतीक कहने का मतलब जो कोई भी राजा के खिलाफ, यानी कि राजा के आदेश के खिलाफ जाता था तो उन्हें बस्ती के किला में कैद कर देता था। ठीक है, तो इसके इसके कारण क्या करा था, इसको ढाया गया था। और ऊपर से जो लोग थे दोस्तों वो इकट्ठा हुए थे, तो वो क्या होता था दोस्तों, जैसे इकट्ठा होंगे, जब आप कोई एक संगठन बनाओगे तो आपको हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो लोगों ने हथियार के मंशा से भी उसको ढाया था, क्योंकि उन्होंने लगा था कि ये राजा का निरंकुश तंत्र है, तो यहाँ पे हथियार भी ज्यादा होगा, और कैदी को रिहा करवा दिया।
उनको लगा कि कैदी भी उनके साथ में आएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि 3 स्टेट होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, जनसाधारण, किसान, पादरी या राजा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या सही जगह पादरी। पादरी जो दोस्तों वो होते हैं जो चर्च के अंदर प्रीस्ट का काम करते हैं, पुजारी का काम करते हैं, जैसे फादर बोलते हैं, वही क्या है, पादरी। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन आता है। द्वितीय स्टेट में कौन आएगा दोस्तों, पादरी आएगा, राजा आएगा, कुलीन वर्ग आएगा या मध्यम वर्ग आएगा। तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरे ये तीसरा होगा दोस्तों। ठीक है, तीसरे स्टेट में कौन आते हैं, दार्शनिक, कुलीनबर्ग, पादरी या न्यायाधीश। अब देखिए कुलीन और ये तो दोनों फर्स्ट सेकंड में आएंगे। दार्शनिक तो दोस्तों एक तरीके से थर्ड स्टेट में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी थर्ड स्टेट में क्या आएंगे, सब आ जाएंगे। थर्ड स्टेट में आपका जो न्यायाधीश हो गया, वकील हो गया, मोची हो गया, शिक्षक हो गया, सबके सबके इसमें आ जाएंगे, वो थर्ड स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्वकोश का संपादक कौन था। यहाँ पे देखिए विश्वकोश एक पत्रिका, इसका संपादक कौन था, दिद्रो। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आज दोस्तों जैकोबिन दल का प्रमुख नेता कौन था, जॉन लॉक था या रॉबेस्पियर था, दिद्रो था या निकर था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉबेस्पियर। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। जैकोबिन क्लब बहुत ज्यादा फेमस था दोस्तों, जो आपके टीपू सुल्तान थे वो भी इसी के सदस्य थे। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया। अमेरिका क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति में या रूसी क्रांति में। तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा भी दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा कब की गई। मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा कब की गई फ्रांसीसी क्रांति में दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 अगस्त 1789 में करी गई। ठीक है, तो यहाँ होंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए, सॉरी एक यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है दोस्तों, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो शक्ति का पृथक्करण कहने का मतलब ये है तो दोस्तों कि जो शक्ति होती है, जैसे राजा के पास पहले निरंकुश शक्ति है, यानी कि सारी शक्तियों का केंद्र कौन था, राजा। तो अपनी शक्तियों को लोगों के अंदर बांटना। ठीक है, जैसे न्यायाधीश के पास शक्ति होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका पुलिस है, जैसे आजकल हर किसी के पास अपनी भी शक्ति है। ठीक है, तो उस शक्ति का पृथक्करण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने किसने प्रतिपादित किया, मोंटेस्क्यू। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसे था। देखिए जब नेशनल असेंबली बनी तो वहाँ पे मतदान का अधिकार दिया गया लोगों को। तो यहाँ पे सक्रिय नागरिकों को, निष्क्रिय नागरिकों को, महिलाओं को या राज परिवार को। तो ऑप्शन ए सक्रिय नागरिक। अब देखिए बहुत सारे बच्चे सक्रिय नागरिक का मतलब उसको समझेंगे जो क्या करेंगे, जिन्होंने जो क्रांति हुई थी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है सक्रिय नागरिक बोलेंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं की थी असक्रिय नागरिक। ऐसा नहीं था दोस्तों। ठीक है, सक्रिय नागरिक उसे बोलते थे जो कर दे सकता था। ठीक है, जो टैक्स पे कर सकता था। ठीक है, जो टैक्स देगा वही क्या कहलाएगा दोस्तों, सक्रिय नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था को लागू करेगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, उदार तानाशाही भी नहीं, सैनिक तानाशाही भी नहीं था दोस्तों, निरंकुश राजतंत्र ही था। क्यों, क्योंकि जो 1789 क्रांति के बाद ही क्या होता है दोस्तों, नेपोलियन का भी शासन आ जाता है, और नेपोलियन एक तरीके से राजतंत्र की ही स्थापना करता है, वो भी निरंकुश ही होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया। तो तब नेपोलियन बैठता है, नेपोलियन कोड लागू करता है, यानी कि नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 1804 में। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा को समाप्त कर पाया गया। जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, उपनिवेश क्या होता है दोस्तों, जो फ्रांस ने किसी और देश पे शासन करते हैं, मतलब किसी और देश पे, जैसे ब्रिटिश ने भारत को अपने कब्जे में लिया था, तो भारत क्या हो गया दोस्तों, ब्रिटिश के लिए उपनिवेश हो गया। तो इसी तरीके से फ्रांस के जो उपनिवेश थे वहां पे अंतिम रूप से दास प्रथा को कब समाप्त करा गया दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, 1848। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था। जो शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा दीक्षा का काम कौन करता है दोस्तों, तो ये चर्च। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, लुईस सोल्वे को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया। तो किसने लिया था, जो कन्वेंशन। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राज पर पड़ा। मतलब फ्रांस से क्रांति जो हुई थी वो भारत के किस राज, हैदर अली या बहादुर शाह जफर, टिप्पू सुल्तान, छत्रपति। अभी मैंने बताया था जो टिप्पू सुल्तान थे वो जैकोबिन क्लब के क्या थे, सदस्य थे। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। किस पे पड़ा था, राजा पे, टिप्पू सुल्तान पे पड़ा था। आगे देखते हैं, वोल्टेयर क्या थे। वोल्टेयर क्या थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, लेखक थे, शिल्पकार थे। तो ऑप्शन सी क्या थे वो दोस्तों, एक लेखक थे। आगे देखते हैं, रूसो की किस सिद्धांत का समर्थक था। रूसो की समाजवाद, जनता की इच्छा, पृथक्करण या निरंकुशता। तो जनता की इच्छा पे क्या था, वो समर्थक था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मोंटेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, समाजवादी संविदा या विधि की आत्मा, दास कैपिटल या बृहत ज्ञान कोश। तो ऑप्शन बी, विधि की आत्मा के बारे में लिखा। चलिए,
फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? नेपोलियन 16 लुई 16 सॉरी लुई 16। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस में स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 जुलाई को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में विभक्त था? मतलब कितने स्टेट में बटा हुआ था दोस्तों? 3। ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा पे एक नियंत्रण लगाने के लिए कौन सा? पॉलरम। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? यानी कि भ्रष्ट गिरजाघर को नष्ट कर दो। भ्रष्ट कहने का मतलब दोस्तों जो चर्च में था वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चलता था। कैसे भ्रष्टाचार चलता था? लोग कोई भी पाप, जैसे चर्च में कहा था, अपने पाप को कन्फेंस करते हैं, ठीक है, मतलब पाप को स्वीकार करते हैं। तो जब कोई अपने पाप को स्वीकार करता था तो पादरी ये बोलता था कि इतने रुपए मुझे दो, मैं तुम्हें एक पाप मुक्त सर्टिफिकेट दे दूंगा, ठीक है। तो इसे भ्रष्ट चर्च को नष्ट कर दो, ये किसने कहा था दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्टेयर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में तो सबसे पहले जो लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हुई वो कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई, ठीक है। सबसे पहले इंग्लैंड की क्रांति हुई, ठीक है। तो ये कब हुई? 1688 में। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था? धार्मिक था, समांती था, बुर्जुआ क्रांति था या सर्वहारा क्रांति था? तो ये बुर्जुआ क्रांति। ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। आतंक राज की स्थापना किसने की थी? लफायते, रोबेस्पियर ने, या फिर मिरासदो ने, या फिर मैक्सिमिलियन ने? यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे रोबेस्पियर। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में यूरोपीय के कई देशों का उसके साथ क्या हुआ? शत्रु बन गए, मित्र बन गए, सहायक बन गए या आश्रित बन गए, ठीक है। तो कई देश तो दोस्तों वो कैसे बने? मित्र बन गए। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सी तिथि जो ऐसी है जो फ्रांस के अंदर जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब। क्यों? क्योंकि इस दिन जो लोगों के अंदर क्या करा था? बस्तिल के किला को उठाया, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आगे देखते हैं। नेपोलियन कब सम्राट बना? नेपोलियन जो सम्राट 1804 में बना। ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब होगा। ये कब बना था उसको? 1804 से 1815 तक इसका शासनकाल है। किसने कहा कि मेरी इच्छा ही कानून है? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरी इच्छा ही कानून है। ये किसने कहा था दोस्तों? लुई 16। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब होगा। यानी कि इसकी जो इच्छा होगी वही क्या होगा? कानून होगा। आगे देखते हैं। मैरी एंटोनेटा, ठीक है, मैरी एंटोनेटा कहाँ की राजकुमारी थी? जो मैरी एंटोनेटा कौन है दोस्तों? ये लुई 16 की पत्नी है। ये ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। लेटर्स कॉचेट क्या था दोस्तों? ये राज्य के पद था, ठीक है, फ्रांस का। ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। स्टेट जनरल की बैठक किस तिथि में आरंभ हुई? जो स्टेट जनरल की जो बैठक थी दोस्तों वो कौन सी तिथि को आरंभ हुई थी? 12 मई 1789। ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किसने कहा 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का सिंहासन उत्तम है? इस मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या बोलेगा? 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का सिंहासन व्यवस्था है। तो इसने किसने कहा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वोल्टेयर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था? मैं सबसे ज्यादा कर कौन दे? साधारण। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सम्राट लुई 16वें को किस तिथि पर फांसी दे दी गई? मतलब जो कि सम्राट 16वें को फांसी क्यों दे दी गई दोस्तों? इसने क्या करा? जो इसका ससुराल था, ससुराल कहने का मतलब ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया क्या गया दोस्तों? फ्रांस में आ गया सेना लेके लोगों का विद्रोह दबाने के लिए, ठीक है। जब लोगों को लगा कि ऑस्ट्रिया आ गया यहाँ पे, ठीक है, और लोगों को लगने लगा कि जो हमारा एक पड़ोसी राज है वही हम पे आके आक्रमण कर रहा है, तो उन्होंने क्या करा? राजा को ही उठा के फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21 जनवरी 1793, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन ए क्या इसका सही जवाब है, ठीक है। बस्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? तो बस्तिल की 14 जुलाई 1789। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम आते हैं लेकिन क्या होता है? लैंग्वेज चेंज होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अगर जो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको इतने सारे क्वेश्चन है, जिससे क्या होगा दोस्तों? आपके फ्रांसीसी क्रांति पूरी कंप्लीट रिविजन हो जाएगी, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे उनको आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।